हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। मैं आशिक सर आज आपके लिए जो न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वेव मोशन एंड साथ ही साथ साउंड वेव्स के बारे में। बिल्कुल क्लियर, एकदम बेहतरीन सा चैप्टर जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में कह दे रहा हूँ, अगर कोई न्यूमेरिकल रुक जाना तो आप बेशक वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। मेनली हम बात करने वाले हैं वेव्स के बारे में और पूरा एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि वेव का टाइप नहीं समझ में आता है। साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। वेव में बहुत कन्फ्यूजन, मतलब पढ़े तो आप ज़रूर होते हो लेकिन एक सही तरीके से चेन नहीं बना पाते, लिंक नहीं बना पाते। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, जहां पर हम मेनली बात करने वाले हैं साउंड वेव के बारे में और साथ ही साथ वेव मोशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़ आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल होता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो वहां पे आपको फैक्ट लिखना नहीं है बल्कि समझना है। तो मैं फैक्चुअल नॉलेज दूंगा, बस आपको नोट करना है और चीज़ों को समझना है। स्टार्ट करते हैं वेव से, क्योंकि हमारा जो साउंड होता है वो भी एक प्रकार का वेव होता है। तो हम क्यों ना एक पहले चार्ट बना के समझ लें, उसके बाद फिर समझते हैं आगे। वेव जिसे हम तरंग भी कहते हैं, वेव का मतलब होता है तरंग। अब देखना, इसके टू टाइप होते हैं। वैसे तो बुक में बहुत लिखे होते हैं लेकिन ध्यान से समझना, इस वेव के टू टाइप होते हैं। एक होता है मैकेनिकल वेव, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये हमारी जितने भी प्रकार की वेव होती हैं सिर्फ और सिर्फ टू टाइप में होते हैं। मैकेनिकल वेव जिसे हम लोग यांत्रिक तरंगें भी कहते हैं, और इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हमारे टू टाइप हो गया। मतलब वेव की स्टडी अभी हम डेफिनेशन पे नहीं आ रहे हैं, अभी चार्ट के थ्रू आपको समझा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका होता है मेनली वैसे तो हैं बहुत, अभी आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। लाइट सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल लाइट है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहीं से इसका डेफिनेशन समझ लो, अभी वेव को हम आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस वेव को कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, जिन वेव्स को या जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से समझना, हियर मीडियम इज नॉट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, बस इतना ही आपको रिमेंबर रखना है और इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं समझना है। जहाँ पे माध्यम नहीं होता है, मतलब कि ऐसी वेव जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत ना हो या फिर जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता ना हो, वो कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसमें आपका क्या क्या आता है अब ध्यान से समझना। लाइट तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जितने भी रेज होते हैं आपके, जितने भी, ये सब किस में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हियर नॉट रिक्वायरमेंट फॉर मीडियम, या फिर यहाँ पे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लाइट वेव, एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, अल्फा रे, गामा रे एंड जितने भी डिफरेंट होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं साथ ही साथ यूवी रे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अल्ट्रा वायलेट रे, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये आपको रिमेंबर रखना है, और साथ ही साथ लाइट, ये दो ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव ऐसी तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है, मतलब कि बिना माध्यम इनका जो ज़रूरत है या इनका अस्तित्व ही नहीं है। तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है आपका साउंड वेव। साउंड के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ध्वनि हमारी क्या होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं, ये हमें स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में चल पाता है। क्लियरली, इतना क्लियर, ये दो डेफिनेशन मैंने
बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब वेव के बारे में क्यों ना समझ ले, जिससे सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये वेव्स क्या हैं, वेव के बारे में ध्यान से समझना। आपको बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि सवालों में आता है। याद करो, जब मैंने लाइट पढ़ाया था तो मैंने पहली बार और पहली लाइन यही बोला था कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है। सेम वही चीज़, पहले मेरी बातों को रिमेंबर रखना। अगर कभी आपको वेव शब्द सुनाई देना तो उसको वेव की तरह ट्रीट मत करना, ऐसा समझना कि यहाँ पे एनर्जी चल रही है, ऊर्जा चल रही है। यहाँ पे क्या चल रही है, या तो एनर्जी चल रही है या तो ऊर्जा चल रही है। मतलब तरंग को तरंग मान के मत पढ़ना, ऊर्जा मान के पढ़ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे फैक्ट भी आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा चीज़, अगर तरंग चलती है तो वहाँ पे श्योर है कि संवेग भी आया होगा। मतलब कि जो वेव हम स्टडी करते हैं, पहले मैं फैक्चुअल बातों से आपको वाकिफ़ करवा दूँ। जो वेव होती है ना, इस दुनिया में जितनी भी वेव होती हैं वो करती क्या है, दो चीज़ का ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी का और संवेग का। इसे मोमेंटम कहते हैं, दिस इज एनर्जी। मतलब दुनिया की हर वेव एनर्जी का और साथ ही साथ मोमेंटम का क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, स्थानांतरण करती हैं, विदाउट चेंज इन मास, विदाउट चेंज इन मास या फिर विदाउट चेंज इन मीडियम पार्टिकल। बड़े ध्यान से समझना, मतलब ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण तो होता है, ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण तो होता है, इसका ट्रांसफ़र तो होता है, बट मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। मतलब ये क्या है हमारा, इसका तो ट्रांसफ़र पॉसिबल है, किसका किसका, ऊर्जा और संवेग का, बट क्या ट्रांसफ़र नहीं होता है, विदाउट चेंज इन मीडियम या फिर विदाउट चेंज इन मास। मतलब कि ये जो मास होता है, मास मतलब द्रव्यमान, या फिर आपने आम भाषा में पढ़ा होगा किसी भी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ मास होता है ना, पार्टिकल ना ट्रांसफ़र हो। द्रव्यमान का मतलब क्या है, द्रव्यमान यार किसके पास होगा, अगर छोटा पार्टिकल है तो उसका मास, बहुत बड़ा है तो पिंड हो जाएगा। तो दो चीज़ों को रिमेंबर रखना, वेव चलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ पे वेव नहीं चलती है, ऊर्जा और संवेग चलता है, मतलब स्थानांतरण होता है। तरंग में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है विदाउट चेंज इन मास, मतलब मास आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। यहाँ पे चेंज नहीं, मैं ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं विदाउट ट्रांसफ़र इन मास, मास नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लियर क्या मैंने दो बातें बोला, पहली चीज़ कोई भी वेव होगी पार्टिकल यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, क्लियर, केवल दो चीज़ें जाएंगी, ऊर्जा और संवेग। अब जरा आ जाओ डेफिनेशन पे, अब हम बताते हैं कि वेव होती क्या है, क्योंकि ये फैक्ट ही आपसे पूछा है कि वेव में किसका स्थानांतरण होता है। अभी आपको इसमें और भी चीज़ें बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब बिल्कुल क्लियर होता है, हमारे द्वारा किया गया डिस्टर्बेंस। वेव में क्या होता है, हमारे द्वारा किया गया डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं विक्षोभ। फिजिक्स की भाषा है ना, तो थोड़ा सा अलग होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है विक्षोभ। अब ये विक्षोभ क्या है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप एक रस्सी लो, दो एग्जाम्पल से बिल्कुल बेहतरीन समझाता हूँ। आप एक रस्सी लो, ठीक है ना, और इसे हम क्या करते हैं, एक दीवार से बांध देते हैं। ये मैंने दीवार से इसको रस्सी को बांध दिया, ठीक है ना, ये हमारी दीवार है, रस्सी को हमने बांध दिया। अब आप करो क्या, पहले ध्यान से समझते चलना। इस रस्सी को आपने देखा होगा, आप बहुत अच्छे से कुछ वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं या फिर जो लोग जिम में जाते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा कि वो लोग रस्सी को ऐसे ऐसे झटकते हैं। तो रस्सी को जब झटकोगे, मेरी बातों को समझना, आप रस्सी को पकड़ के ऊपर नीचे करो, मतलब ये रस्सी आप पकड़ो, अपने हाथों से ऊपर नीचे करो। यहाँ पे अपने हाथों से रस्सी को जब ऊपर नीचे करोगे तो एक बार ऊपर करके छोड़ दो, क्या करोगे, ऐसे छोड़ोगे तो ये रस्सी किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, जब आप झटकते हो तो ये रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगा और ये दीवार ऐसे, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये और आगे जाएगी, ये रस्सी कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या मेरी बातों को समझ रहे हो, हमने क्या किया, रस्सी को पकड़ा, कुछ भी नहीं किया, बस उसको ऊपर नीचे झटक दिया, ऊपर नीचे झटक दिया, तो वेव क्या हुई, ये ऐसे ऐसे क्या हुआ, जो आपने वर्क किया। अब ध्यान से समझना, हमने क्या उत्पन्न किया, ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे था, हमने कुछ भी नहीं करना था, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि आप इस रस्सी को ऊपर नीचे करो, तो इसका मतलब क्या है, आपने उस पार्टिकल में डिस्टर्बेंस किया ना कुछ तो किया। तो जो डिस्टर्बेंस होता है या हमारे द्वारा कुछ भी ऐसा किया गया वर्क जिसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र
हो जाए विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास या फिर विदाउट ट्रांसफ़र इन मास। तो जो मैंने फैक्ट लिखा था ना, एनर्जी और संवेग का ट्रांसफ़र हो लेकिन आपका क्या ट्रांसफ़र ना हो, मीडियम के पार्टिकल। आप मुझे बताओ, जब ये रस्सी हम झटकते हैं तो क्या यहाँ पे रस्सी के पार्टिकल वहाँ से यहाँ आते हैं? नहीं आते हैं ना। ये वेव आपकी आगे बढ़ती है और ये वेव क्या था, आप डिस्टर्बेंस कैसे करते हो, समझो मेरी बातों को। डिस्टर्बेंस आपने ऊपर नीचे किया था, यही ऊपर नीचे तो आगे बढ़ रहा है। ये डिस्टर्बेंस आपने किया था, ये डिस्टर्बेंस किसने किया था? हमने किया था। तो ये डिस्टर्बेंस जब आगे बढ़ता है इसी को कहते हैं वेव। एक और बेहतरीन एग्जांपल लो, आप ऐसे समझो कोई स्प्रिंग ले लो। स्प्रिंग आपने देखा होगा बिल्कुल अच्छे से। स्प्रिंग आप ले लो, ये देखो मैंने ले लिया एक स्प्रिंग। थोड़ा बड़ी स्प्रिंग लेना जिससे आपको इसका रिएक्शन समझ में आए। बड़ी स्प्रिंग लो। अब उसके बाद आप क्या करो, इस स्प्रिंग को बस थोड़ा सा झटक दो, जैसे आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस किया था। या आप कुछ भी करो, आप क्या करो, कुछ भी करो, इस स्प्रिंग को पकड़ के या तो ऐसे ऐसे हिला दो या फिर परपेंडिकुलरली उसे एक बार डिस्टर्बेंस कर दो। मतलब क्या करो, इसमें जो आप डिस्टर्बेंस किए उस दौरान होता क्या है, जो स्प्रिंग में आप डिस्टर्बेंस करते हो, इस स्प्रिंग में भी आपके द्वारा जो किया गया डिस्टर्बेंस है वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद ये स्प्रिंग यहाँ पे मुड़ के कुछ ऐसे हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद ये स्प्रिंग मुड़ के कुछ ऐसे हो जाएगी। मतलब कि ये मैंने कॉर्नर की बात किया है। आप स्प्रिंग के इस कॉर्नर पे थोड़ा सा झटकोगे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बस फैक्ट को समझना। आप विक्षोभ नहीं समझ में आ रहे, विक्षोभ को मत समझो। डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं क्लियर है, मत समझो। आप ऐसे समझो कि हमने कुछ काम किया, हमने कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया, या फिर उसके अंदर कुछ वेलोसिटी वगैरह क्या हो गई, आ गई। किसी न किसी रीज़न से क्या हुआ, पार्टिकल तो ट्रांसफ़र नहीं किए लेकिन जो हमने वर्क किया वो ट्रांसफ़र कर गया, जो हमने वर्क किया वो ट्रांसफ़र कर गया। दिस इज़ कॉल्ड वेव, दिस इज़ कॉल्ड वेव। अब जरा सा ध्यान से समझना दूसरी बात, ये वेव के लिए बहुत ही बेहतरीन और सफिशिएंट एग्जांपल था। अब मेरी बात समझना, दूसरी चीज़, जहाँ भी वेव चलती है ना, जहाँ पर भी वेव चलता है, पहली बात रिमेंबर रखना, वहाँ पे वेव नहीं चलती बल्कि डिस्टरबेंस चलता है। वहाँ पे क्या चलता है, डिस्टरबेंस चलता है। और यूपी बोर्ड के बच्चे इसको क्या याद रखेंगे, विक्षोभ चलता है। क्या चलता है, विक्षोभ चलता है। बेसिक है इसलिए बेसिक में इतना टाइम ले रहा हूँ। डिस्टरबेंस का चलना मतलब वेव का चलना, और वेव का चलने का मतलब वेव नहीं चल रही है, एनर्जी चली है। क्या चली है, एनर्जी चली है, या फिर मोमेंटम चला है, मतलब कि ऊर्जा और संवेग चला है। क्लियर, ये बात याद रखना। और जो डिस्टर्बेंस हम करते हैं ना, पार्टिकल तो वहीं रहता है। तीसरी चीज़ इसी में हैशटैग करके, जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं तो पार्टिकल अपना जगह नहीं छोड़ता है। पार्टिकल नॉट प्लेस योर ओरिजिनल पॉइंट, या फिर ऐसे समझ लो, जो हमारा पार्टिकल होता है वो एग्जैक्टली अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है, बल्कि होता क्या है कि पार्टिकल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र कर जाती है या फिर वो मोमेंटम ट्रांसफ़र कर जाता है। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा था, रस्सी लिया था ना, और ये रस्सी आगे जाके दीवार में ऐसे टकरा गई थी। ठीक, इस दौरान आप मुझे बताओ, क्या रस्सी का पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया ट्रांसफ़र करके? नहीं हुआ ना। क्या ये स्टार्टिंग पार्टिकल उठ के यहाँ पे आता है? आप खुद इमेजिन करो, रस्सी का पार्टिकल तो यहाँ से वहाँ नहीं जाता ना, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस जाता है। तो ये बात रिमेंबर रखना कि वेव के दौरान पार्टिकल कभी अपने जगह को नहीं छोड़ता है, बल्कि डिस्टर्बेंस अपने जगह को छोड़ता है। क्या छोड़ता है? डिस्टर्बेंस छोड़ता है। और आपको पता है कि ऊर्जा के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा के अंदर कौन सा नेचर होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इतना एग्जांपल बहुत ही सफिशिएंट है वेव को समझने के लिए। वेव हमारा टाइप मैंने आपको समझाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सिलेबस में नहीं है। और मैं एक बात आपको क्लियरली बोल रहा हूं, मैं यहां पर बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं ना। अगर मे बी
बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको और डीप में पढ़ने का मन कर रहा होगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ आपको, आप फिजिक्स डोनर पे प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ के अंदर मैं वहाँ पर बिल्कुल डीप लेवल में पढ़ाऊँगा फॉर नीट एंड जेई को पर्पज़ मान के, क्योंकि 11th वालों के लिए मैंने पूरा फुल्ली कंसंट्रेट होकर मैंने वीडियो बनाया है। वहाँ पर नीट और जेई मेंस के सवाल जिनको बहुत डीप में पढ़ना है, मतलब यार ऐसा फैक्ट जिसमें आपको हर चीज़ में सोचना पड़े, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो आप बेशक मैंने वेव पढ़ाया है, 7 डेज़ बाद आप जाइएगा वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये फॉर यूपी पॉलिटेक्निक एंड आईआईटी के लिए मैं पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ। तो फैक्ट पर केवल इतने से ही आपके सवाल जब हो जाने हैं तो हम क्यों एक्स्ट्रा बात करें। मेरी बातों को समझो, जब हमें थोड़ी पढ़ाई में सिलेक्शन मिल रहा है तो हम क्यों ग्रंथ को पढ़ें, क्यों किताबों को पढ़ें। जिनको डीप में मन करेगा फिजिक्स डोनर सर्च करिए, यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 टाइप में कन्वर्ट किया था। लेकिन वेव को जो हम लोग स्टडी करते हैं इसका 2 टाइप मेनली होता है। ये मैकेनिकल वेव का टाइप होता है, मैकेनिकल वेव का 2 टाइप होता है, और 1 टाइप कहलाता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी चीज़, मैं बाईलैंग्वेज लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, बाईलिंगुअल, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी स्टडी कर सकें, यूपी बोर्ड के बच्चे भी स्टडी कर सकें। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा है आपका अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब ये जो मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़ा था ना, उसके ये 2 टाइप हैं। इन शॉर्ट मैं लिख दे रहा हूँ M/V। मैकेनिकल वेव्स का ये 2 टाइप है, एक होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, जिसकी इंग्लिश होती है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स। क्लियरली ये 2 टाइप क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, वेव्स हमारे मैकेनिकल वेव्स 2 टाइप्स, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अब जरा सा ध्यान देना, वेव की डेफिनेशन क्लियर। अब एक कीवर्ड याद रखना जिससे आपको डेफिनेशन कभी भूलेगा नहीं, ट्रांसवर्स। ये क्या लिखा है, ट्रांसवर्स, और ये क्या लिखा है, अनुप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब होता है, अनुप्रस्थ में हमेशा पार्टिकल लंबवत मोशन करेगा। मतलब बस ध्यान को समझना, अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है, अभी तक मैंने क्या बोला था, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं करता है ना। याद करो, वेव में मैंने क्या बोला था, विक्षोभ ट्रांसफ़र करता है, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं करता है। लेकिन जब इन दोनों को पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ऐसी स्टडी करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे, अभी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा इसी से। मैकेनिकल वेव 2 टाइप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अब जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था, विक्षोभ के साथ साथ विक्षोभ आपका चले आगे, क्योंकि आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, विक्षोभ तो आगे जाए, ये देखो मैंने डिफरेंस बना दिया ना, विक्षोभ हमारा आगे जाए, डिस्टरबेंस हमारा आगे बढ़े। वेव में क्या आगे बढ़ता है, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ अब क्या हो, विक्षोभ तो आगे चले, लेकिन जो पार्टिकल थे, मीडियम के जो पार्टिकल थे, वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करने लगे, या फिर ये कंपन करने लगे। कंपन का मतलब वाइब्रेट करने लगे। जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलरली अगर कंपन कर रहे हैं तो उस वेव्स को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जल में फेंका गया पत्थर, वाटर में फेंका गया पत्थर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखो समझो कैसे, डिस्टरबेंस कैसे आगे बढ़ा था, ये आगे बढ़ा, डिस्टरबेंस आगे ये बढ़ा। आप मुझे बताओ, वेव चल रही थी ऐसे, वेव चल रही थी ऐसे, और पार्टिकल कैसे कूदने लगा, ऐसे ऐसे। पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो इस वेव्स को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यहाँ का की वर्ड क्या है, की फैक्टर क्या है, वेव के चलने की दिशा के परपेंडिकुलरली अगर पार्टिकल मूव करें या पार्टिकल वाइब्रेट करें तो उस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। मैंने क्या बोल दिया, विक्षोभ जिस दिशा में हो, विक्षोभ का चलना क्या था, वेव था, वेव का चलना एनर्जी का चलना, एनर्जी का चलना संवेग का चलना, सारी बातें सेम है। तो जिस दिशा में डिस्टरबेंस चले, इसके परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये देख लो, अगर बॉडी अपने प्लेस पर क्या करे, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करने लगे। और यहाँ पे भी पार्टिकल जगह नहीं छोड़ता है। मैंने शुरू में क्या बोला था,
पार्टिकल कभी अपने जगह को नहीं छोड़ेगा इन वेव्स। वेव्स में कण जो होते हैं, पार्टिकल अपने जगह को नहीं छोड़ते, वो अपने जगह पर बने रहते हैं, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जरा देख लो, मीडियम के पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने प्लेस पर परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करने लगे या वाइब्रेट करने लगे। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेव चले दूसरे डायरेक्शन में और पार्टिकल अपने जगह पे ऊपर नीचे कूदने लगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्ध्य तरंगे, इतना इसके लिए बहुत सफिशिएंट है। अनुदैर्ध्य तरंगे पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका, जिस दिशा में विक्षोभ चले। अब जरा इसको भी समझ लो, मान लो ये डिस्टरबेंस हमारा आगे जा रहा है, और डिस्टरबेंस का चलना क्या होता है, वेव का चलना होता है। तो ये हमारा है डिस्टरबेंस का चलना। जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस चले उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी चलने लगे, तो दिस इज कॉल्ड ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिस दिशा में डिस्टरबेंस चले, और यहाँ पे भी ध्यान दो क्या हुआ, पार्टिकल अपने प्लेस को उसी डायरेक्शन में रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अपने जगह को छोड़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। क्लियर। यहाँ पे क्या था, पार्टिकल ने जगह नहीं छोड़ा, अपने जगह पे परपेंडिकुलरली बस उछलने लगे। वेव चला इस डायरेक्शन में, पार्टिकल चला ऊपर। सेम यही प्रोसेस अनुदैर्ध्य में, नाम है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्ग का मतलब लंबा और लंबा का मतलब एक रेखा में, ये समझ रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल पहचानने का यही तरीका है, जिस डायरेक्शन में आपकी विक्षोभ चले, डिस्टरबेंस चले, उसी डायरेक्शन में आपका क्या चलने लगे, मीडियम के पार्टिकल भी चले जाएं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे हो सकते हैं, या फिर वो पार्टिकल क्या करें, उस वेव के चलने के दौरान, इस डिस्टरबेंस के चलने के दौरान पार्टिकल क्या कर दें, वेव के मोशन में आगे बढ़े, मतलब वो परमानेंटली आगे ना जाएं। ये जैसे ऐसे समझो, जब यहाँ पे डिस्टरबेंस आया तो डिस्टरबेंस गया आगे, और ये पार्टिकल भी थोड़ा सा अपने प्लेस को आगे कर दिया। फिर जब डिस्टरबेंस आगे आया, मान लो यहाँ डिस्टरबेंस आया, तो यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ा सा आगे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जिस दिशा में डिस्प्लेस हुआ या पार्टिकल जिस दिशा में मूव किया, उसी दिशा में विक्षोभ भी क्या किया, मूव कर गया। दिस इज कॉल्ड अनुदैर्ध्य तरंगे, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, मीन्स इसी के बारे में कुछ चीज़ें हम स्टडी कर लेते हैं। अब जो आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यहाँ पर आप फैक्ट नोट कर सकते हैं कुछ। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा रिमेंबर रखना, अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती हैं। और कहाँ चल सकती हैं, ये लिक्विड में नहीं चलती हैं, लिक्विड के सरफेस पर चलती हैं। तो ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको ये मत कह देना कि लिक्विड में चलता है। लिक्विड के सतह पर अगर हम बहुत कंडीशन जनरेट करें, तब जाके आपकी ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, ये क्या है आपका, जल के सतह पर, ये मैंने क्या लिखा है, जल की सतह पर, ऑन द सरफेस, या फिर लिक्विड के सतह पर। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस में होती हैं, और दूसरा आपका जल की सतह पर। तो और ये अनुदैर्ध्य तरंगों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव। अब यहाँ पे रिमेंबर रखना, साउंड वेव इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। स्प्रिंग का मोशन, मतलब स्प्रिंग मोशन मैं लिख दे रहा हूँ, स्प्रिंग का मोशन भी इसी में आता है। क्लियरली, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, स्प्रिंग क्या होता है, अपने बॉडी के सिर्फ अलोंग मूव करता है। अगर स्प्रिंग लंबा कर दो तो वो नीचे ऊपर नीचे करेगा, अगर हॉरिजेंटल कर दो तो हॉरिजेंटली आगे पीछे करेगा। तो वहाँ पे मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, विक्षोभ के साथ साथ आगे पीछे करेंगे। दो एग्जाम्पल याद रखना, एक साउंड वेव ध्वनि तरंगे, और दूसरा आपका स्प्रिंग मोशन, मतलब स्प्रिंग की गति। ट्रांसवर्स वेव, ये कैसी वेव होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में हमारी क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी इसमें उत्पन्न होती हैं। क्लियरली। अब जरा ध्यान से समझना कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक एग्जाम्पल इसका बड़ा ज़बरदस्त सुना रहा हूँ। अनुप्रस्थ तरंगे,
ये है तो ये भी साउंड ही वेव, नो मैटर, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल कैसे चल रहे हैं इस तरह से। अभी इसका एग्जांपल समझाता हूँ एकदम बेस्ट वाला, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना ज़बरदस्त एग्जांपल कैसे सर फील करवाए हैं। रटवाऊँगा नहीं, फील करवाऊँगा आपके साथ। अब समझना, थोड़ा सा मैं कुछ फैक्ट और बता देता हूँ तब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जैसे कि अनुप्रस्थ होते हैं ठोस में और जल की सतह पर, एकदम पर्टिकुलर केस, उसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगें किसी भी मीडियम में उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जांपल ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में उत्पन्न होती हैं। कौन? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में, और अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और इसमें। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, आपको भी याद हो गया होगा, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ वाले में याद रखना लंबवत और अनुदैर्ध्य वाले में उसी दिशा में। तो चलो अब फैक्ट के बारे में लाइन से इसकी झड़ी लगा देते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, ठीक है, और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य इसका तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ध्वनि हो गया, मतलब मेनली साउंड वेव, और साथ ही साथ आपका स्प्रिंग गति, स्प्रिंग की गति। लेकिन अब ज़रा सुनना, जब अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं ना, अनुदैर्ध्य तरंगे, तो इन तरंगों पर प्रेशर का, किसका? प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। एक नंबर में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्वनि तरंगों को यदि प्रेशर पर दबाया जाए, समझ रहे हो बातों को समझना, मतलब कहीं ध्वनि तरंगे चल रही हैं, उस पर हम कुछ प्रेशर लगाएं, क्या लगाएं? प्रेशर, दाब लगाएं, तो क्या इस वेव का कुछ चेंज होगा या फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? आपसे यही पूछता है। अगर हम अनुदैर्ध्य तरंगों में प्रेशर लगाएं तो क्या वेव की वेलोसिटी बदलेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या जवाब होगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ये प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती हैं, प्रेशर पर डिपेंड करती ही नहीं है। आप प्रेशर लाख बढ़ा लो घटा लो, ये डिपेंड ही नहीं करती हैं, पहली चीज़। अब अनुप्रस्थ की बात कर लो। अनुप्रस्थ में क्या होता है? ये डिपेंडेंट करने लगती है, मतलब कि अनुप्रस्थ वेव में अगर कुछ आपने मीडियम में थोड़ा चेंजेस कर दिया, मीडियम में, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मीडियम में। अच्छा चलो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और बता देता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त। चाहे अनुदैर्ध्य तरंग हो और चाहे अनुप्रस्थ तरंग हो, दोनों तरंगे हों, क्लियरली सुनना, क्योंकि बार बार यहाँ लिखूँ, दोनों के लिए सेम है, फैक्ट अलग है। अब सुनना, चाहे अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्ध्य हो, माध्यम पर ये डिपेंड करते हैं। मतलब कि माध्यम कैसा? ये नहीं कि वो चल किस में रहे हैं, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। नेचर ऑफ मीडियम की प्रकृति है कैसी, मीडियम का प्रकृति बदल सकता है। मतलब जो मीडियम के पार्टिकल है, मैंने क्या लिखा, माध्यम की प्रकृति, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। मतलब कि जैसे ऐसा समझ लो, वेव तो चल रही है ना, लेकिन मीडियम के अंदर क्या गुण है, किसी माध्यम का खुद का क्या गुण है, वो इसको प्रभावित कर सकता है। अगर माध्यम अपने पे आ जाए, मतलब अपने पे बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम कंसंट्रेट हो जाए, तो वो वेव को चेंज कर सकती है। तो वेव अगर आपको डिफ्लेक्ट होती है, वेव अगर कभी कुछ उसमें डिफ्लेक्शन होता है, कुछ बदलाव होता है, तो वो माध्यम के प्रकृति के वजह से होता है, ना कि माध्यम से। ठीक, तो ये बात रिमेंबर रखना, अगर माध्यम की प्रकृति चाह ले तो वेव को बदल सकती है। दूसरी चीज़, इसमें आपको मैंने क्लियरली बताया है, अनुदैर्ध्य आपका तीनों में चलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, और अनुप्रस्थ आपका चलता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में और लिक्विड के सरफेस पे। अब दूसरी बात ये है कि चाहे कितना भी आप प्रेशर लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये ना प्रेशर से डिप्रेस होती हैं, मतलब ना ही इस पर प्रेशर का इफ़ेक्ट पड़ता है और ना ही इस पर डेंसिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, इन दोनों का इस पर कोई वेव मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ये वेव जो है अनुदैर्ध्य तरंगे, इसका दाब पर प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे डेंसिटी पर डिपेंडेंट होती हैं।
अनुदैर्ध्य तरंगे डेंसिटी पर, डेंसिटी मतलब घनत्व पर डिपेंडेंट करती हैं। अगर आपने घनत्व बदल दिया, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी अगर बदल गई तो ये आपकी वेव अपने नेचर को तुरंत रिप्रेजेंट कर देगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगे किससे प्रभावित होती हैं? वो डेंसिटी से प्रभावित होती हैं और प्रेशर पर प्रभावित नहीं होते हैं। मैं 100% श्योर कर रहा हूँ, इस पर 2 क्वेश्चन आपके आए हैं, आप जाके सॉल्व करना। अनुदैर्ध्य तरंगों पर अगर दाब बढ़ाया जाए तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? आपका जवाब होगा अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। प्रेशर का, दाब का अनुदैर्ध्य तरंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट अनुप्रस्थ तरंगों के ऊपर प्रेशर और डेंसिटी का, इस पर भी इफेक्ट क्या होता है? पड़ जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों के केस में प्रेशर और डेंसिटी बदले तो ये बदल जाएगा, मतलब प्रेशर का इफेक्ट तो दिख जाएगा लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट उस पर नहीं दिखाई देगा। क्लियर? इतना क्लियर। और दूसरी चीज़, किसी भी वेव को चलने के लिए, ये 3-4 बातें क्लियर हुई। किसी भी वेव को चलने के लिए एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसे मैं स्टार लगा के लिखूंगा, ये इसका सबसे यूनिक गुण है। यूनिक मतलब कि यूनिक स्पेशलिटी है, यूनिक इसकी क्वालिटी है। वो है इसका, ये है इसका रिजिडिटी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो वेव होती है वो प्रत्यास्थता पर बड़ा डिपेंड करती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिक नेचर पर, कि इलास्टिसिटी क्या होती है उस पर डिपेंडेंट होती है, और साथ ही साथ जड़त्व पर निर्भर करती है, जिसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। मतलब यार, आपको वेव में कुछ पता हो या ना पता हो, 3 बातें पता होनी चाहिए कि वेव चलेंगे तो डिस्टरबेंस चलता है, मोमेंटम चलता है, एनर्जी चलता है, और वेव को चलने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जो इतना बड़ा फैक्टर है कि पूरे वेव को ही प्रभावित कर सकता है, पूरे वेव को ही गायब कर सकता है। गायब कर सकता है क्या क्या? अगर इलास्टिसिटी नहीं है तो वेव नहीं चलेगा, अगर जड़त्व नहीं है, इनर्शिया नहीं है, तो वेव चलेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा डिपेंडेंट फैक्टर ये है, इसको रिमेंबर रखिएगा। साथ ही साथ अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है? प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे पड़ जाता है, और डेंसिटी का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, तो डेंसिटी का इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। क्लियर? अब हम चलते हैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बातों पर बात करेंगे, जहाँ पर आपकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम थियरी पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब एक फॉर्मूला पर मैं आता हूँ, एक फॉर्मूला पर आता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ देखो, याद आ गया, मैंने एग्जाम्पल पर बोला था ना, अनुप्रस्थ तरंगों का एक एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल, क्योंकि अनुदैर्ध्य का तो मैंने 2 दे दिया, साउंड वेव और साथ ही साथ क्या आपका स्प्रिंग का मोशन, ठीक। लेकिन अनुप्रस्थ का कैसे समझें? आपने वायलिन देखा है, सितार, सितार या फिर वायलिन, एक होता है सितार और एक होता है गिटार, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ये समझ गए ना। सितार होता है जो सरस्वती माँ ली रहती है, वो बड़ा सा होता है ऐसे गोला वाला, और वायलिन वो ये आपका वायलिन होता है कौन सा, जो ऐसे वी शेप बना होता है कुछ इस तरीके से। 1 सेकेंड, ये आपका कैसा बना होता है? कुछ इस तरीके से बना होता है, ये ऐसे, ये ऐसे आपका बना होता है ना, ये होता है गिटार, इसको कहते हैं गिटार, ठीक है। और ये ऐसे बना होता है जिसको पकड़ के हम लोग यूज़ करते हैं। और सितार में क्या होता है? सितार कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे। समझ गए ना डिफरेंस? अब जरा सा समझना, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के स्टूडेंट हो ना, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, एक समझ लो। आप मुझे बताओ, जब गिटार को बजाते हो तो आप कैसे उस पर वो करते हो, मतलब कैसे वर्क करते हो? गिटार को बजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समथिंग ऐसे ऐसे करते हो ना धागों पे। अब ज़रा ध्यान से समझना, मैं धागा बना दे रहा हूँ, जो ऊपर उसमें धागा होते हैं, जो लोहे के वायर होते हैं, इसी पर आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे हाथ से मारते हो ना, तब आवाज़ निकलता है। अब ज़रा समझना, मीडियम के पार्टिकल तो इन्हीं वायर में है ना, किसी भी वायर को ले लो, सबका नेचर तो सेम है। माध्यम के कण तो यही होंगे ना, मीडियम के पार्टिकल तो यही होंगे ना, माध्यम के कण यही होंगे। अब मुझे बताओ, जब यहाँ से आवाज़ निकलती है तो आपको किधर सुनाई देती है? आपको बाहर सुनाई देता है। मतलब मैं ऐसे समझ लो, यहाँ पे ये हमारा कान है, ये हमारा कान है, मतलब यहाँ से वेव चलती है, तो चलो अच्छी बात है, हमें आवाज़ सुनाई देता है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वेव ऐसे ऐसे हमारे कानों में चली जाती है। समझ गए मेरी बातों को? ये वेव हमारी ऐसे ऐसे चली जाती हैं कानों में। अब ज़रा मुझे बताओ, वेव तो चली इस डायरेक्शन में, वेव चली ऐसे, मतलब जहाँ भी बजाते हो, यहाँ कान है तो ऐसे, वहाँ है तो वैसे, वहाँ है तो वैसे,
तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आप मुझे बताओ आप क्या करते हो, आपका डिस्टरबेंस क्या किए, वायर पे ऐसे ऐसे मारते हो तब आवाज़ निकलती है ना, तो इसके वजह से इसके पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होंगे, एक आपका ऐसे वाइब्रेट होगा, एक ऐसे वाइब्रेट होगा, क्योंकि वायर में वाइब्रेशन तो इसी तरह होंगे ना, क्योंकि तार के पार्टिकल तो टूट के बाहर आते नहीं, मैंने बार बार बोला कि पार्टिकल तो ट्रांसफ़र होते ही नहीं हैं, वहाँ पे वो वाइब्रेट करने लगते हैं अपने प्लेस पर। अनुप्रस्थ तरंगों में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वेव तो चलती है लेकिन अपने प्लेस पर बॉडी ऊपर नीचे उछल कूद करने लगे, ये वही वायर है। जो आप वायर को ऐसे टिंग टिंग करते हो ना, ऐसे टिंग टिंग, तो वो टिंग टिंग जब करते हो तो ये वायर क्या करने लगता है, हिलने लगता है। और आपने देखा भी होगा इस घटना को, जब वायर को छोड़ते हो तो अपने आसपास वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है परपेंडिकुलरली। तो माध्यम के कण किधर मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, माध्यम के कण परपेंडिकुलरली, ऐसे समझो। ये मैं वायर को हिलाया, वायर ऐसे ऐसे मूव करने लगे, मतलब उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करने लगे। और साउंड वेव हमें कैसे सुनाई दे रहा है, कान में, ये मेरा कान है, यहाँ से कान में आवाज़ आई और पार्टिकल ऐसे ऐसे, कौन सा वेव हो गया, तो सितार और गिटार में या वायलिन में कौन सी वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंगे चलती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इतना मैंने इसमें टाइम लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक फॉर्मूला समझाता हूँ, क्योंकि हम वेव के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। वेव बता दिया मैंने, साउंड वेव के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया। अब साउंड वेव को पर्टिकुलर हम चल रहे हैं स्टडी करने, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला बस सिखा दूं, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर ये मेनली कोरिलेट है, लेकिन एक फार्मूला बताऊँगा जिससे आप चीज़ों को समझ जाओगे। इस चैप्टर में, तरंग चैप्टर में, वेव चैप्टर में एक फार्मूला को हमेशा रिमेंबर रख लेना, जिससे आपका काम होगा ही होगा ऑलवेज। V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा, ये क्या है आपका, ये चाल कह दो या फिर ध्वनि की चाल कह दो। ये V क्या है, ये स्पीड है, ये V आपका क्या है, स्पीड है। और n क्या है, n आपकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। और लैम्डा क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, ये आपका तरंग दैर्ध्य है। स्पीड है, V का मतलब वेलोसिटी पढ़े थे ना, तो वेलोसिटी मत लेना, स्पीड लेना, ठीक है ना। यूनिट से पहचान लेना, मीटर पर सेकंड, जो भी गिवन होगा मीटर पर सेकंड में समझ जाना वेलोसिटी है, स्पीड है। क्लियर, ये स्पीड है। n होता है आवृत्ति, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, वेव लेंथ। बस मेरे कहने पर सिर्फ आज के लिए, अभी के लिए इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लो, V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा। रीज़न मैं आपको कल बताऊंगा जब मैं वेव का पीरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड के बारे में जब बात करूंगा ना, तो ये इक्वेशन वहीं से निकलती है। लेकिन आपके लिए बस एक बार मेरे कहने पे सिर्फ इस फॉर्मूले को रिमेंबर रख लो, मैक्सिमम सवाल आपके इस पे हो जाएंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है क्यों, आपको गिवन होगा ध्वनि की चाल इतना है, क्या गिवन होगा, ध्वनि की चाल इतनी है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी है, आवृत्ति इतनी है, तरंग दैर्ध्य बताओ। एक फॉर्मूला रिमेंबर रखो, V बराबर n लैम्डा, n होता है आवृत्ति, और जो भी पूछेगा सिर्फ इस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेना। चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। इस रिलेशन का यूज़ कर लेना, बड़े ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके बिना सॉल्व किए हो जाएंगे। क्लियर, अब चलते हैं इसके बाद साउंड वेव के बारे में पर्टिकुलरली स्टडी कर लेते हैं कि साउंड वेव क्या होता है। साउंड वेव हमारी कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। और ध्वनि तरंगों की और सबसे बड़ी खास बात क्या है, ध्वनि तरंगों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब इसके कुछ मस्त वाले फैक्ट पर बात कर लेते हैं। ध्वनि तरंग की बारे में बात कर रहे हैं। जो ध्वनि तरंग होती है, इसका जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है, मतलब कि आप ऐसे समझो कहीं पे ध्वनि तरंगे चल रही हैं, ठीक, कहीं पर ध्वनि तरंगे चल रही हैं, अगर हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया, पहला फैक्ट, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर ताप को हमने इंक्रीज़ किया तो साउंड की जो वेलोसिटी है ना, साउंड की जो वेलोसिटी है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगी 0.61 मीटर पर सेकंड या फिर 0.6 मीटर पर सेकंड। ये एक फार्मूला होता है, डिराइव रिलेशन है, डिराइव रिलेशन है, आपको पढ़ना है, मैंने पहले बताया ना, फिजिक्स डोनर में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप डीप स्टडी कर सकते हैं। 1 नंबर का ये आपसे पूछ सकता है, किसी
ध्वनि तरंग का अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है 0.6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, फैक्ट नंबर सेकंड, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों की सबसे बड़ी खास बात होती है, मैंने बोला था ना ये डेंसिटी पर डिपेंडेंट होती हैं, ये डेंसिटी पर डिपेंडेंट होती है। याद करो मैंने बोला था अनुदैर्ध्य तरंगे डेंसिटी पर डिपेंडेंट होती हैं। इससे बड़ा ज़बरदस्त फैक्ट, जो सूखी वायु होती हैं, शुष्क वायु, अब समझना ये सेकंड फैक्ट में इंपॉर्टेंट है, शुष्क वायु या इसी को हॉट एयर कहते हैं, शुष्क वायु या फिर हॉट एयर, हॉट एयर मतलब गर्म वायु। इस समय जब गर्म वायु होती है ना, तो इस समय वेलोसिटी मान लो कुछ है, जो भी वेलोसिटी है, मान लो कुछ ना कुछ वेग है, जो भी है, गर्म एयर में जो भी वेलोसिटी है वो है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात है, जब आर्द्रता मिलता है, जब ह्यूमिडिटी मिलता है, आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी का मतलब ह्यूमिडिटी। अगर एयर थोड़ा सा गीली हो जाए, एयर में थोड़ा सा नमी आ जाए, वो ह्यूमिड हो जाए, तो इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, कंपैरिजन टू हॉट एयर ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि खड़ी गर्मी में आवाज़ धीरे सुनाई देती है, और वर्षा के दिन में जब वर्षा होती है तो वर्षा के जस्ट बाद आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देता है। यही था फैक्ट नंबर सेकंड, मतलब आर्द्रता, ह्यूमिड एयर में, नम वायु में, ह्यूमिड एयर, नम वायु में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू हॉट एयर। वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू हॉट एयर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी, ध्वनि तरंग वाली अनुदैर्ध्य तरंगे, ये डिपेंडेंट करती हैं डेंसिटी के ये व्युत क्रमानुपाती रेसिप्रोकल रिलेशन। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो डेंसिटी के व्युत क्रमानुपाती होती हैं, और जाहिर सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, शुष्क वायु का डेंसिटी ज़्यादा होता है, सूखी हवा का डेंसिटी ज़्यादा होता है, हॉट एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ह्यूमिड एयर, नम वायु की डेंसिटी कम होती है। अब आपको यहाँ से जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया। इस बात को भी रिमेंबर रखना, नम वायु का डेंसिटी कम होता है, नम वायु का डेंसिटी कम होता है, और शुष्क वायु का, हॉट एयर का ये डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए डेंसिटी ज़्यादा वेलोसिटी कम, इसीलिए डेंसिटी ज़्यादा वेलोसिटी कम, और यहाँ पे डेंसिटी कम वेलोसिटी ज़्यादा। समझ में आ गया रिलेशन? अभी रिलेशन लिखवाऊंगा। फैक्ट नंबर थर्ड लिख लो, ध्वनि तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे, इसकी जो डिपेंडेंसी होती है, ये डिपेंड करता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर E/d पर। वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है E/d के। E को कहते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या फिर प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी। इसको रुके मैं क्लियरली लिख दूं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक। ई जो होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ये आपको गिवन होगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में, तो यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो चैप्टर ख़त्म ही नहीं होगा। प्रत्यास्थता गुणांक आपको गिवन होगा, रिलेशन आपका V और D में होगा। ये रिलेशन क्लियर? ये वेग है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड है, ये स्पीड मैंने बोला है ना, हर जगह स्पीड है, और ये D क्या है, डेंसिटी है, जिसे हम लोग घनत्व कहते हैं। यहीं से हमने ये फॉर्मूला लिखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। क्लियर? 3 फैक्ट कंप्लीट वेव के बारे में, और वो भी ध्वनि तरंगों के बारे में। और आगे चलते हैं, नम वायु की वेलोसिटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू शुष्क वायु। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद नमी के वजह से आवाज़ वहाँ पे तेज सुनाई देती है, और शुष्क वायु में, खड़ी गर्मी में हमें आवाज़ धीरे सुनाई देती है। क्लियरली? बिल्कुल क्लियर। ये सब फैक्ट हैं, बस रिमेंबर करके आंसर मार के चले आओगे, बस रिमेंबर रखना, ठीक है ना? इतनी सारी चीज़ें क्लियर साउंड वेव के बारे में। अब आपको एक बात बताता हूँ, साउंड वेव के बारे में हमने सारा स्टडी कर लिया। एक रिलेशन और इसी तरह फैक्ट बस याद रख लो कि जो साउंड वेव होती है
वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर आपको आवाज़ सुनना है तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है, और इसी पर एक फैक्ट बिल्कुल बेहतरीन सा सिखा देता हूँ। ये भी फैक्ट है, रिमेंबर रखना। अगर आप स्पेस पर चले जाओ, स्पेस मतलब समझते हो ना, पृथ्वी के ऊपर, समझ गया ना, पृथ्वी के ऊपर, तो स्पेस में अगर आप चले गए तो वहाँ पे साउंड वेव नहीं सुन सकते हो। ध्यान से समझना, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब साउंड वेव को चलने के लिए या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की। वो चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो। और स्पेस में हमारा कोई मीडियम होता ही नहीं है, वहाँ पे आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। तो दूसरी चीज़, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं तो क्या आवाज़ सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। कितना भी आप चिल्लाओगे वहाँ पर साउंड वेव नहीं सुन पाओगे, वहाँ पर नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे? क्योंकि वहाँ पर मीडियम है ही नहीं, वहाँ पर मीडियम है ही नहीं, सब कुछ खाली है। केवल वहाँ पे लाइट वेव चल सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल सकती हैं। इस बात को याद रखना। अंतरिक्ष में क्यों नहीं भाई आवाज़ सुन सकते? क्योंकि मीडियम ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इंडिकेशन का यूज किया जाता है। वो लोग इशारे में काम करते हैं। अंतरिक्ष में जो भी कार्य करना रहता है या तो वीडियो के थ्रू या तो फिर इशारे के थ्रू करते हैं, बोल के कभी नहीं, क्योंकि बोलेंगे आवाज़ जाएगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सब फैक्ट हैं। एक शब्द याद रखना, निर्वात। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। निर्वात का मतलब होता है एयर का ना होना, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर, निर्वात का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर। तो निर्वात में भी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, मतलब साउंड वेव निर्वात में नहीं चल सकता है। और अंतरिक्ष में हमारा क्या है? निर्वात ही भरा पड़ा है। अंतरिक्ष में हमारा निर्वात भरा पड़ा है, इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी कुछ होती ही नहीं है निर्वात में। किसकी बात कर रहा हूँ? साउंड वेव का। क्लियर? ये चीज़ फैक्ट बिल्कुल क्लियर। तो निर्वात में वायु नहीं चल पाती है, और रीज़न है जो आप 320 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेते हो साउंड की, 320 मीटर पर सेकंड। इस फैक्ट को भी याद रख लेना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर माना जाता है। 320 मीटर पर सेकंड जो स्पीड ऑफ वेलोसिटी हम लोग मानते हैं साउंड की, 320 मीटर पर सेकंड, ये आपका होता है किसमें? ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर? तो ये इतनी बातें आप रिमेंबर रखना। निर्वात में वेलोसिटी होती ही नहीं है साउंड की, जीरो होता है। तो निर्वात में अगर तरंग की चाल पूछे, ध्वनि की चाल पूछे, तो जवाब होगा जीरो, उसकी वेलोसिटी होती ही नहीं है। एयर में होता है, एयर का मतलब होता है वायु, और ये जो पढ़ते हो ना वायु में वेलोसिटी होती है 332 मीटर पर सेकंड, या फिर नियर अबाउट 330 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग लेके चलते हैं, इसी के बीच में फैक्ट होता है या तो 320 या तो 330, जैसा गिवन हो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। 330 आप रिमेंबर रखिए। ये एयर में होता है, निर्वात में बोले तो जीरो और वायु में बोले तो 330 मीटर पर सेकंड, ये एयर में होता है। क्लियरली? इतने सारे मैंने फैक्ट बता दिए। अब इसके बाद एक फैक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं। ये फैक्ट एयर से रिलेटेड हैं। मैंने आपको बताया कि साउंड की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? साउंड की वेलोसिटी, ध्वनि की तरंगे वायु में कितनी होती हैं? वायु में होती हैं 330 मीटर पर सेकंड। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। वायु में होता है 330, मतलब 330 मीटर पर सेकंड। जल में, वाटर में पता है कितना होता है? इसका 4 गुना होता है, 4 गुना होता है। लगभग ये होता है 1440 मीटर पर सेकंड, 1440 मीटर पर सेकंड, इसका लगभग 4 गुना। और लोहे की बात करें तो यहाँ पे होता है 5100 मीटर पर सेकंड, लगभग 15 गुना। मतलब एयर का यहाँ पे 15 गुना होता है। समझ में आया?
तो वायु की वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड, जल में कितना होता है वेलोसिटी, मतलब जल में वेलोसिटी होती है 4 गुना 1440 मीटर पर सेकंड, और लोहे में कितना होती है 5100 मीटर पर सेकंड। इसीलिए कहा जाता है कि लोहे में हमें आवाज़ बहुत जल्दी सुनाई देती है। आपने बचपन में सुना होगा ना, ट्रेन बहुत दूर से आए तो कान के पटरी में कान लगाओ, ट्रेन की पटरी पर कान रखो तो आपको आवाज़ सुनाई दे देगा। क्यों? क्योंकि लोहे में वेलोसिटी क्या है 5100 मीटर पर सेकंड, वो साउंड की वेलोसिटी है। क्लियर? ये सारे फैक्ट बस रिमेंबर रखना, इसके बाद कोई सवाल आप छोड़ कर नहीं आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक ध्यान से सुनना, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर अभी के लिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मे भी कुछ फैक्ट बच जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच जाते हैं, तो उस फैक्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कंक्लूड करूँगा, और मेनली वहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्किलेटरी मोशन और साथ ही साथ वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 टाइप के जो भी फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिनको वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिनको बहुत सीखने की इच्छा है, फिजिक्स डोनर पर मैं वेव पूरा डीप में पढ़ाऊंगा, एक एक नेचर, एक एक बिहेवियर, आप वहाँ पे बेशक पढ़ लेना। यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जितने भी कंटेंट हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जितने फैक्ट हैं, एक एक मैंने गिन के कंप्लीट किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड सपोर्ट टू रियल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।